हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं साइंटोफिलिक बाय कुलदीप सोनी। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक नई यूनिट स्टार्ट करूँगा। इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में हम लोग सबसे पहला टॉपिक लेकर के आए हैं पेडिग्री एनालिसिस। इससे पहले हम लोगों ने 34 वीडियोज़ में बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, बायोकेमिस्ट्री ऑफ एंजाइम और थर्मोडायनेमिक्स को पूरी तरह से पढ़ लिया था। तो आज हम लोग नई यूनिट को स्टार्ट करेंगे पेडिग्री एनालिसिस से। तो पेडिग्री एनालिसिस शुरू करने से पहले आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिंपल रीजनिंग है या बायोलॉजिकल रीजनिंग है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पुराना नॉलेज नहीं चाहिए और सिंपली सिंबल्स की अंडरस्टैंडिंग हो। इट डजेंट मीन कि आप कहीं से भी, आप साइंस के स्टूडेंट हो या नहीं हो, कोई भी हो, वो सिंपली इस कंसेप्ट को सुनेगा और क्या करेगा, पेडिग्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो ये होती क्या है पेडिग्री एनालिसिस? इसमें हम लोग करते क्या है, ग्राफिकल या एक चार्ट के फॉर्म में किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर, हम बोल सकते हैं, ट्रेट की इनहेरिटेंस को प्लॉट करते हैं। किसी चार्ट पे किसी पर्टिकुलर ट्रेट को प्लॉट करते हैं और पता करते हैं कि कोई पर्टिकुलर ट्रेट जो है वो किस जनरेशन से किस जनरेशन में ट्रांसमिट हो रही है। मतलब उसको प्रॉपरली हम लोग चेक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर ट्रेट किसी पर्टिकुलर जनरेशन में एक्सप्रेस हुई, फिर नेक्स्ट कितनी जनरेशन के बाद में एक्सप्रेस हुई, इसका पता करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर हम लोग इनहेरिटेंस चेक करते हैं, किसका, किसी पर्टिकुलर, ये बोल सकते हो आप लोग, ट्रेट का। ठीक है, तो लिखा हुआ है ग्राफिकल या प्लॉट के फॉर्म में, एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट बाय द हेल्प ऑफ नॉलेज about the occurrence of same phenotype in the previous generation। प्रीवियस जनरेशन्स में सेम फिनोटाइप की अकरेंस की नॉलेज होनी चाहिए कि कोई पर्टिकुलर ट्रेड प्रीवियस जनरेशन में कब एक्सप्रेस हुआ या कब नहीं एक्सप्रेस हुआ, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और इसको हम यूज़ करके हम लोग एक प्लॉट बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। ये क्या करता है, इसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर ट्रेट क्या है, ऑटोसोमल ट्रेट है या सेक्स लिंक्ड ट्रेट है। इसके अलावा हम लोग ये भी बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर ट्रेट डोमिनेंट होगी या रिसेसिव है, ये भी पता कर सकते हैं। इस चीज़ को हम लोगों को सीखने के लिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक को सीखने के लिए कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स को हम लोगों को जानना होगा। वो सिंबल्स कौन कौन से हैं? वो सिंबल्स ये हैं। पहला, अगर ये मान लेते कोई एक स्क्वायर बनाया गया है सिंपल, ठीक है, तो स्क्वायर डिनोट करता है किसको, मेल को। लेकिन अगर यही स्क्वायर बोल्ड है स्क्वायर, तो बोल्ड स्क्वायर क्या करता है, ठीक है, हॉलो स्क्वायर क्या कर रहा है, मेल को डिनोट कर रहा है। लेकिन अगर ये बोल्ड हो जाएगा तो डिजीज्ड मेल को डिनोट करेगा। ये इसको मैंने यहाँ पे लेबल नहीं किया है, ठीक है, लेबल करे दे रहा हूँ। तो ये हो गया मेल को, ये हो गया डिजीज्ड मेल को। ऐसे ही अगर सर्कल हॉलो सर्कल है तो ये हो गया फीमेल को और ये हो गया डिजीज्ड फीमेल को। ठीक है, और अगर कोई अनस्पेसिफाइड सेक्स है तो उसका ये नॉर्मल हो गया और ये डिजीज्ड अनस्पेसिफाइड सेक्स। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो यूज़ होगा आगे चल के पेडिग्री चार्ट में ज़्यादातर वो ये दो यूज़ होते हैं और ये दो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन से सिंबल्स होते हैं उनको भी देख लेते हैं। अगर नॉर्मल ऐसा ही लिखा हो, ठीक है, और बीच में सिर्फ एक डॉट बना दिया जाए या यहाँ पे डॉट बना दिया जाए या यहाँ पे डॉट बना दिया जाए, तो ये सब कैरियर्स होते हैं। ये कैरियर मेल, कैरियर फीमेल, कैरियर अनस्पेसिफाइड सेक्स। ठीक है, लेकिन अगर इसी पर्टिकुलर स्क्वायर को कट किया जा रहा है इस तरह से, ठीक है, तब हम लोग बोलते हैं ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है। कैरियर तो है लेकिन कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है। ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। ऐसे ही ये भी क्या होगा, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर फीमेल और एसिम्प्टोमेटिक कैरियर अनस्पेसिफाइड सेक्स। ठीक है, लेकिन अगर यही लाइन जो है वो वर्टिकल हो जाए, ठीक है, या बोल सकते हैं डायगोनल हो जाए, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, तब हम लोग बोलेंगे ये डिजीज्ड है। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, डिजीज मतलब डेड वाला है स्पीच।
ठीक है, वो डिजीज बीमार वाली स्पेलिंग नहीं है, डेड वाली स्पेलिंग है ना, डिजीज है या डेड है। मैंने ये स्पेलिंग इसलिए लिखी क्योंकि क्वेश्चंस में डिजीज बोल देते हो बच्चे, उसको डिजीज समझ लेते हैं। डेड है, मर चुका है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये हॉलो और नीचे कभी कभी क्या करते हैं ऐसे, यहाँ पे, हाँ ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसे करके बोल्ड करके और पी लिख देते हैं, ठीक है, ये पी लिख देते हैं। या एक काम और करते हैं, ये बोल्ड ना करके हॉलो ही रखते हैं और इसके अंदर पी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है प्रोबैंड, ये प्रोबैंड मेल है, ऐसे फीमेल बनेगा, प्रोबैंड फीमेल। अब प्रोबैंड होते क्या है, प्रोबैंड वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जहाँ से हम लोग पेडिग्री एनालिसिस की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट से हम लोग पेडिग्री एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल कहलाया जाता है प्रोबैंड, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर फैमिली में वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जहाँ से पेडिग्री एनालिसिस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसको प्रोबैंड बोलते हैं, टर्म ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा पर्टिकुलर इस तरह से अटैच्ड होंगे तो ये आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, और ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ऐसे आया ऐसे, और ये ट्विंस हैं और आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब दोनों ट्विंस सेम है, ठीक है, फ्रेटर्नल नहीं है, आइडेंटिकल है, और यहाँ पर लाइन टच कर रही, तो ये आइडेंटिकल हो गए। और अगर ऐसी लाइन नहीं है तब भी ये ट्विंस तो है लेकिन ये नॉन आइडेंटिकल है। तो इस तरह से कुछ सिंबल्स कंप्लीट हो गए हैं और कुछ सिंबल्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं, फर्दर कुछ सिंबल्स को देखते हैं। तो ये एक सिंबल और आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या बता रहा है भाई, इसमें ये बता रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं हम लोग, मेल, नॉर्मल फीमेल और उसकी प्रोजनी। तो पहला ये जो आया इसको हम लोग F1 या खाली फर्स्ट लिख सकते हैं, फर्स्ट फ्लियल या फर्स्ट जनरेशन। ऐसी दूसरी जो रो आ रही है उसको सेकंड, और ऐसी अगर तीसरी आएगी उसको थर्ड। इसमें इंडिविजुअल 1 2 3 4 5 6 7 जो भी ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, जनरेशन चेंज हो रही है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल चेंज हो रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं, क्लियर करेंगे हम लोग, और इसी पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू पूरे कंसेप्ट को सीखेंगे। पूरी वीडियो, इसी वीडियो में पेडिग्री एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये लाइन तो बनी हुई है, ठीक है, ये लाइन बनी हुई है ऐसे, सेकंड वाले में देखिए, लेकिन यहाँ से जो लाइन आई है वो ब्रोकन लाइन आई है, और इसके बाद फीमेल का सिंबल बना हुआ है। ये ब्रोकन लाइन क्या बता रही है कि ये पर्टिकुलर जो बोल सकते हो प्रोजनी है, या प्रोजनी ना बोल करके पर्टिकुलर बच्चा जो है, चिल्ड्रन जो है, या चाइल्ड जो है, चिल्ड्रन नहीं चाइल्ड जो है, ठीक है, वो कैसा है, एडॉप्टेड है। कैसा है, एडॉप्टेड चाइल्ड है, एडॉप्ट किया गया है, ठीक है। अगर एडॉप्ट किया गया है तो वो जेनेटिक्स को फॉलो नहीं करेगा। यूज़ में आपके यही 4 आने वाले हैं आगे ज़्यादातर, लेकिन ये पता होना चाहिए। जैसे प्रोबैंड करके क्वेश्चन पूछता है, प्रोबैंड ही बच्चों को नहीं पता है तो आगे वो बढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। बाकी सब जो भी सॉलिड लाइन से अटैच्ड है, ये सॉलिड लाइन हो गई, अटैच्ड है, तो ये इसी की प्रोजनी है फर्स्ट की। इसके बाद अगला फीमेल प्रोजनी है, फिर फीमेल। अब यहाँ पर देखो क्या किया गया है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इस वाले की बात हो रही, फोर्थ वाले की, ठीक है, थर्ड भी बना दे रहे हैं। फोर्थ वाले में इन्होंने क्या किया है, अटैच करा दिया है दोनों को। ये डबल लाइन जब दिखाया जाता है तो डबल लाइन बताता है क्या, ये कॉन्जेनिटी है, या बोल सकते हो जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में मेटिंग हो रही है। और जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में अगर मेटिंग होगी तो जो पर्टिकुलर ट्रेट है वो ट्रेट कंजर्व होगी, ठीक है, वो ट्रेट कंजर्व होती चली जाएगी, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, अगर कोई रिसेसिव एलील है तो उसके एक्सप्रेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। किसी भी रिसेसिव एलील की या रिसेसिव डिजीज़ की एक्सप्रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर हो पा रही बात की नहीं, ठीक है। और ये जो यहाँ पे कोई लाइन दिया ही नहीं गया तो ये पता चल रहा है कि कोई बाहर का है। ये वाला जो लास्ट वाला है
ये क्या है, ये इस लाइन से कांटेक्ट में नहीं है, तो ये बाहर से कोई आया है। तो इस तरह से बेसिक्स क्लियर हो गए हैं आप लोगों के, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पेडिग्रीज। तो पेडिग्रीज में पता नहीं क्यों बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, ये ऐसा टॉपिक है जिसको रिवाइज भी नहीं करना होता है। एक बार ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर रिवाइज नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, करना क्या होगा, हर एक पॉइंट पे अपने मन से 2 बातें जरूर सोचिएगा, हाउ, वाई, क्यों, कैसे। हर पॉइंट में कुछ भी मैंने बोला, कुछ भी पॉइंट लिखे हुए, हर पॉइंट को सोचना है क्यों, और हर पॉइंट को देखना है कैसे। बस, बहुत आसान होने जा रही पेडिग्री एनालिसिस। तो चलिए हम लोग अब टाइप्स ऑफ पेडिग्री को स्टार्ट करते हैं। वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लास्ट तक देखने के बाद में शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो टाइप्स ऑफ पेडिग्रीज में अगर देखा जाए तो पेडिग्री 2 तरह की होती है। एक होती है ऑटोसोमल और एक होती है सेक्स लिंक्ड। हम लोग पेडिग्री में 2 तरह के पढ़ते हैं, ऑटोसोमल, सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल में भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट ऑटोसोमल, एक होता है रिसेसिव। ऐसे सेक्स लिंक्ड में भी कौन से होते हैं, 2 होते हैं, एक डोमिनेंट होते हैं और एक है रिसेसिव। अब इसमें भी एक सेक्स लिंक्ड हो सकता है और वाई सेक्स लिंक्ड भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पेडिग्री ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। तो चलिए पेडिग्री इसकी डिजाइन करते हैं पहले। तो पहला कौन सा है, पेडिग्री ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। बोला कैन एक्सप्रेस इक्वली इन मेल्स एंड फीमेल्स। देखिए मैंने बोला है जब भी कोई पेडिग्री आप पढ़ेंगे, हाउ एंड वाई, पहला पॉइंट है दोनों में एक्सप्रेस हो सकता है, मेल में और फीमेल में इक्वल चांसेस हैं एक्सप्रेस होने के। ध्यान रखिएगा, जब भी पेडिग्री एनालिसिस करते हो तो बड़ा सा ट्री होगा, ट्री जितना ज़्यादा बड़ा, जितना ज़्यादा ब्रॉड होगा, उतना कम एरर के चांसेस होते हैं, गलत होने के चांसेस उतने कम होंगे। सिर्फ 2-4 प्रोजनी पे आप एनालिसिस करोगे, सिर्फ 2 जनरेशन पे एनालिसिस करोगे तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ट्री जितना लेंदी होगा, जितना ब्रॉड होगा, जितना वाइड होगा, एरर होने के चांसेस उतने कम होंगे। हाउ एंड वाई, ठीक है, पहला पॉइंट। हाउ कैन अपियर्स इक्वली इन द मेल्स एंड फीमेल, क्यों मेल्स और फीमेल्स में दोनों में इक्वली एक्सप्रेस क्यों हो सकते हैं, सोचना है, या कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ऑटोसोम्स की बात हो रही है। ऑटोसोम्स जो होते हैं वो मेल्स और फीमेल्स में दोनों में रहते हैं, सेम रहते हैं एक तरह के बोल सकते हो, जबकि सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, मेल्स में XY और फीमेल्स में XX रहते हैं। क्लियर, जब मेल्स में और फीमेल्स में ऑटोसोम सेम हो रहे हैं, ठीक है, उनकी रीडिंग अलग अलग होगी, लेकिन ऑटोसोम्स जो हो रहे हैं वो सेम हो रहे हैं, तो उनके एक्सप्रेस होने के चांस भी इक्वल रहेंगे। पहला हाउ एंड वाई क्लियर। दूसरा, अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव एटलीस्ट 1 अफेक्टेड पेरेंट, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एक अफेक्टेड इंडिविजुअल है तो वहाँ पर कम से कम कोई एक अफेक्टेड पेरेंट जरूर होगा, ठीक है। डोमिनेंट है, अगर कोई अफेक्टेड इंडिविजुअल है तो वहाँ पर कोई ना कोई अफेक्टेड पेरेंट भी होगा। जैसे देख लो यहाँ पे इस जनरेशन में ये 2 अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं, तो इनका पेरेंट भी क्या अफेक्टेड है, ठीक है। इफेक्टेड इंडिविजुअल्स, प्रोजनी इफेक्टेड होगी तो पेरेंट जरूर इफेक्टेड होगा। दूसरी चीज, पेरेंट इफेक्टेड होगा तो प्रोजनी इफेक्टेड हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्या बोला, इफेक्टेड इंडिविजुअल्स मतलब प्रोजनी इफेक्टेड है तो पेरेंट इफेक्टेड होगा, प्रोजनी इफेक्टेड है तो पेरेंट भी इफेक्टेड होगा, लेकिन पेरेंट इफेक्टेड है तो प्रोजनी भी इफेक्टेड हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे पेरेंट तो इफेक्टेड है लेकिन ये प्रोजनी इफेक्टेड नहीं है, ये प्रोजनी इफेक्टेड नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे सोचते रहेंगे, धीरे धीरे क्लियर होते चली जाएगी बातें। दूसरी बात क्या कह रहा है, अनइफेक्टेड इंडिविजुअल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट। जो अनइफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, जैसे ये इफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं है, ये भी नहीं है, और इन दोनों की जो पूरी की पूरी पेडिग्री है उसमें देखो किसी के अंदर भी कैरेक्टर का ट्रांसमिशन या इनहेरिटेंस नहीं हुआ है। अनइफेक्टेड इंडिविजुअल्स कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्यों,
क्योंकि अनइफेक्टेड इंडिविजुअल्स में वो ट्रेट होगी ही नहीं। अगर ट्रेट होती, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अनइफेक्टेड इंडिविजुअल हो और उसके पास वो एलील हो और वो एलील डोमिनेंट हो और वो अनइफेक्टेड भी हो जाए। कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं होगा कि उसके पास पर्टिकुलर एलील हो, वो पर्टिकुलर एलील डोमिनेंट हो और फिर भी वो इंडिविजुअल अनइफेक्टेड ही रहे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो डोमिनेंट होगी तो वो एक्सप्रेस होगा, और अगर एक्सप्रेस होगा तो उस पर्टिकुलर एलील के फिनोटाइप का एक्सप्रेशन या बोल सकते हो इफेक्शन जरूर होगा, वो इफेक्टेड होगी। समझ में आया? हर पॉइंट पे हाउ वाई सोचना है आपको। फिर क्या बोल रहा है? अनइफेक्टेड इंडिविजुअल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट, दिखा दिया मैंने। होमोजाइगस, यहाँ पर अगर होमोजाइगस है, ठीक है, कैपिटल है, और हेट्रोजाइगस कैपिटल स्मॉल है, यहाँ पर दोनों इफेक्टेड होते हैं, यहाँ पर दोनों इफेक्टेड होते हैं। जबकि अगर ये रेसेसिव हो जाता तो रेसेसिव में होमोजाइगस रेसेसिव जो होता है वो इफेक्टेड होता है, और हेट्रोजाइगस रेसेसिव क्या होगा? कैरियर होगा, जो डिजीज को कैरी करेगा, डिजीज कंटेनिंग जीन्स को या बोल सकते हो एलील को कैरी कर रहा है, लेकिन खुद अफेक्टेड नहीं है। अभी आगे आएगी बातें, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें क्लियर होती चली जा रही हैं। इफेक्टेड इंडिविजुअल यहाँ पर था तो आगे प्रोजनी में भी दिख रहा है, अनइफेक्टेड है तो प्रोजनी में नहीं दिखेगा। तो इस तरह से डोमिनेंट ट्रेट क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे, पेडिग्री ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, ठीक है, और कंपेयर करते रहेंगे, बहुत आसानी से समझ में आती चली जाएंगी बातें। उससे पहले एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट था उसमें जनरेशन स्किप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जनरेशन स्किप हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। जैसे मैंने ये ऑटोसोमल रिसेसिव का बनाया है पेडिग्री, यहाँ पर जनरेशन स्किप हो रही है, ठीक है, लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट में जनरेशन स्किप हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जनरेशन स्किप होगी कब? जब ऑटोसोमल डोमिनेंट एलील जो भी है वो होमोजाइगस फॉर्म में अगर होगा, ये ठीक है। दूसरा ये डोमिनेंट है, होमोजाइगस फॉर्म में है, तो जनरेशन स्किप नहीं होगा। लेकिन अगर यही हेट्रोजाइगस फॉर्म में होता तो जनरेशन स्किप हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी। कैसे हो सकती थी? अगर होमोजाइगस फॉर्म में होता तो एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए आता, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या केवल एक ही तरह का जीनोटाइप पॉसिबल था, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो एक अगर भी कैपिटल ए हो जाता है तो डोमिनेंट सिंगल होने पर भी एक्सप्रेस करता है। ये तो डोमिनेंस की डेफिनेशन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डोमिनेंस और रिसेसिव में अंतर पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक्सप्रेस कर जाएगा अगर कोई इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस नहीं हो रहा। कंप्लीट इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस अब धीरे धीरे स्टार्ट किया है मैंने, तो वो भी चीज़ें कवर करेंगे, जेनेटिक्स का हर चीज़ कवर करेंगे, ठीक है, हर पार्ट कवर करेंगे। स्लो है क्योंकि बर्डन ज़्यादा है और भी चीज़ों का, ठीक है, लेकिन कोर्स धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि अगर डोमिनेंट होमोजाइगस होता तो ये एक्सप्रेस करता, यही एक तरह का जीनोटाइप पॉसिबल था, ठीक है। अगर ये हेट्रोजाइगस हो जाता तब तो और ज़्यादा चांस हो जाते, तब तो दो तरह के पॉसिबल थे, ठीक है। लेकिन अगर ये हेट्रोजाइगस होता तब जनरेशन स्किप हो सकती थी या नहीं भी हो सकती थी। तब यहाँ पर दो तरह के पॉसिबल थे, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। यहाँ पे डोमिनेंट एलील था तो ये एक्सप्रेस होता और एफेक्शन या बोल सकते हो अपना इफेक्ट शो करता। जो भी इफेक्ट होता है इसका, डिजीज होता है या कोई एडवांस करेक्टर हो जाता मान लेते हैं, तो वो आता जरूर, लेकिन यहाँ पे ना आता। तो जनरेशन स्किप हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्या सीखा? जनरेशन स्किप कब होगी? जब हेट्रोजाइगस हो तब होगी, ऐसा नहीं है, हो सकती है। जनरेशन स्किप हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अभी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट में आएंगे तो वहाँ देखेंगे जनरेशन स्किप होती ही नहीं है। अगर वो एक्सप्रेस हुआ तो जनरेशन स्किप होगी ही नहीं, लेकिन यहाँ पे जनरेशन स्किप हो सकती है। कब हो सकती है? जब हेट्रोजाइगस हो। और अगर होमोजाइगस है तो जनरेशन स्किप होगी नहीं। क्यों, कैसे, सीख गए, ठीक है।
आ जाते हैं पेडिग्री नंबर 2 पे। तो पेडिग्री नंबर 2 क्या बता रही है? पेडिग्री ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। नॉट सो इजी, बहुत आसान नहीं है इसको निकालना। जनरली क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसी पे फंसाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब देखेंगे, या एक वीडियो और मैं बनाऊंगा, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगभग हर साल क्वेश्चन से आते हैं। 2019 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस 8-10 साल में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन होंगे। उसकी एक वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद अपलोड करूंगा तुरंत मंडे को। ठीक है, चलिए। तो नॉट सो इजी, मोर चांस टू स्किप जनरेशन। जनरेशन स्किप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन यही चांस कम हो जाते हैं। कब कम हो जाते हैं? जब जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस हो। जैसे ये और ये आपस में कजिन है, और इनके बीच में क्रॉस हो और इनके पास कोई रिसेसिव एलील हो, तो वो एक्सप्रेस होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रिसेसिव एलील कंसंट्रेट होने लगता है। ठीक है, इसीलिए लव मैरिज को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा नहीं है। एथेंस वाले जो है, स्पार्टन्स जो हैं, वो कुछ और थ्योरी फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि आउटसाइडर नहीं होने चाहिए। एथेंस वगैरह की या स्पार्टन्स वाली मूवीज़ देखे होंगे, तो वो लोग कहते हैं कि आउटसाइडर से क्रॉस नहीं होना है, अपने जीन्स को कंजर्व रखो। स्पार्टन्स लोग बहुत बलशाली हैं, उनकी मसल्स में कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिन फॉस्फेट है। ठीक है, बायोलॉजिकली सोचते हैं इस बात को। तो वो लोग ये कहते हैं कि इतना ज़्यादा क्रिएटिन फॉस्फेट हम लोग स्टोर कर पा रहे हैं, हम लोग की मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा, BMR बहुत ज़्यादा है, इसको ट्रांसफ़र मत करो, कमज़ोर लोगों को मत बांटो। दूसरे लोगों से क्रॉस करना मना है, सज़ा है, मौत या थी, सज़ा थी, मौत। ठीक है, अब कोई जुल्म नहीं है ये सब। चलिए, तो क्या बोल रहा है? क्लोजर कॉन्जेगुनस मेटिंग प्रमोट अकरेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रेट। ठीक है, जितना क्लोज रिलेशनशिप में, ठीक है, मीटिंग होगी, वो इस तरह के इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो कुछ धर्म में क्या है, क्लोज रिलेशनशिप में अलाउ है, साइंटिफिकली सोचिए, क्लोज रिलेशनशिप अलाउ है, लेकिन कुछ लोग इसको अपोज करते हैं। तो जो अलाउ करते हैं उनकी ये है कि मैं अपने ट्रेड्स को या मैं अपने अच्छे जीन्स को दूसरों को नहीं बांटूंगा, कंजर्व करूंगा। और जो इसका अपोज करते हैं कुछ धर्म में या कुछ रिलीजन्स में, वो क्या कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि जो रिसेसिव ट्रेड्स है उनको पास पास आने मत दो, उनको कंसंट्रेशन बढ़ने मत दो, उनको एक्सप्रेस होने के चांस ना दो। यही है। ठीक है, फिर लोग नहीं समझ पा रहे थे, अब सब कहाँ समझ पाएंगे ये सब ड्रामा, तो उसको धर्म से जोड़ दिए, धर्म से जोड़ दिए, सब समझने लगे तुरंत। चलिए, पाप पड़ जाएगा, बता दिए पाप पड़ेगा। इक्वल चांस इन मेल एंड फीमेल। यहाँ पर भी ऑटोसोमल जितनी भी ट्रेड्स हैं, वो चाहे रिसेसिव हो चाहे डोमिनेंट हो, मेल और फीमेल दोनों जगह एक्सप्रेस होने के चांस हैं। यहाँ पर भी कैपिटल ए अनएफेक्टेड है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैरियर है। अच्छा, डोमिनेंट में कैपिटल ए स्मॉल ए क्या था, डिजीज था या अफेक्टेड था, और स्मॉल ए स्मॉल अफेक्टेड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेडिग्री की तरफ मूव करते हैं। पेडिग्री ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। इसमें पहला पॉइंट है मोर फ्रिक्वेंटली इन मेल देन फीमेल। मेल में होने के चांसेस ज़्यादा हैं फीमेल्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि मेल में एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम है, और फीमेल में क्या है, एक्स है और एक्स है। अगर मेल में एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड हुआ तो वो डिजीज़ या अफेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि मेल में दूसरा एक्स होता नहीं है। तो एक सिंगल एक्स भी अफेक्टेड हो जाएगा तो वो डिजीज़ होने के चांसेस, या डिजीज होगा, चांसेस ज़्यादा नहीं बोल करके डिजीज होगा। लेकिन अगर फीमेल में दो कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं, एक्स और एक्स, दो बार, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। यहाँ पर डिजीज या डिजीज ना बोल करके अफेक्टेड बोलना चाहिए। अफेक्टेड होगा, लेकिन ये अफेक्टेड नहीं होगा, ये केवल एक कैरियर ही रहेगा। बोलिए, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर अगर एक्स हुआ तो यहाँ पे कैरियर जैसी कोई संभावना नहीं है, या कोई चांस नहीं, कोई ऑप्शन नहीं कि कैरियर हो, यह हमेशा अफेक्टेड ही रहेगा। ठीक है, तो फीमेल्स में एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट में क्या होता है, कैरियर कुछ नहीं होता है, या तो अफेक्टेड या तो अनइफेक्टेड। और इसमें एक तीसरा ऑप्शन भी आ जाता है, इसमें एक तीसरा ऑप्शन आता है कैरियर का। क्लियर? ऑटोसोमल में मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में कैरियर होने के चांसेस हैं, दोनों में अफेक्टेड होने के चांसेस
है, दोनों में अनइफेक्टेड होने के चांसेस है। क्लियर? सोचना है, क्योंकि ऑटो क्रोमोसोम सबके पास है, सेक्स क्रोमोसोम में अंतर है। ठीक, वाई हाउ, हर पॉइंट पे। ठीक, इनहेरिटेड फ्रॉम मदर टू ऑल सन, मदर से सारे सन्स में। अगर मदर के अंदर अफेक्टेड क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं तो ये सारे सन्स में जाएगा ये, क्योंकि क्रॉस होने पर एक्स वाई, मदर एक्स देती है और फादर वाई देता है। ठीक है, मदर क्या देती है? एक्स क्रोमोसोम, और फादर वाई देता है, जिनके मिलने से एक्स वाई बनता है। ठीक है, जिनके मिलने से एक्स वाई बनता है। तो मतलब अगर लड़का या सन का जन्म होना है तो उसकी जिम्मेदारी फादर की है। ठीक है, पता नहीं क्यों औरतों को दोषी मानते हैं कि लड़की हुई है कुछ इलाकों में। ठीक है, आप लोग देखते हो, लेकिन साइंटिफिकली सोचिए, वहाँ पे जिम्मेदारी किसकी है? फादर की है। वो वाई दे, अगर वो वाई दे देगा क्रोमोसोम तो मदर के पास एक्स ही है भैया, वो एक्स ही देगी, उसके पास वाई थोड़ी नहीं है, वो एक्स ही देगी। फादर वाई दे देगा तो लड़का होगा, फादर एक्स देगा तो लड़की होगी। ठीक, तो ये डिटर्मिनेटिव एजेंट कौन है? फादर है। ठीक है, अब अगर मदर के दोनों होमोजाइगस, ये डिजीज या इफेक्टेड कब होगी? जब एक्स डॉट हो। तो मदर ने एक्स डॉट दे दिया, फादर ने, तो कहाँ पहुँच रहा है ये पहुँच रहा है फ्रॉम मदर टू ऑल सन, जितने भी सन होंगे सारे सन्स में। ठीक है, कोई भी सन होगा सब में यही पहुँचेगा, क्योंकि मदर का और एक सिंगल एक्स डॉट काफ़ी है मेल को अफेक्टेड करने में। लेकिन फीमेल को अगर अफेक्टेड करना होगा तो क्या होगा? तब दोनों एक्स क्रोमोसोम, मतलब ये भी डिजीज हो और ये भी डिजीज हो, तभी फीमेल अफेक्टेड होगी। दोनों डिजीज हो तब फीमेल अफेक्टेड होगी। ऐसा होना चांस कम होता है कि दोनों डिजीज हो। ठीक है, तो अगर ये जब डॉट होगा तभी यहाँ पर एक एक्स डॉट इससे और एक एक्स डॉट इससे मिलेगा। अगर यहाँ पर ये होगा ही नहीं, मतलब ये नॉर्मल है, तो फीमेल कैरियर बन के रह जाएगी फ्रॉम अफेक्टेड मैन। लेकिन अगर मैन अफेक्टेड है, फीमेल जी नॉर्मल है, तब क्या होगा? तब इसकी पेडिग्री समझो, फीमेल नॉर्मल है और मैन जो है अफेक्टेड है, तो क्या होगा? तब कुछ ये कहानी बनने वाली है कि मेल क्या दे जाता है सबको? वाई। तो मेल तो वाई ही दे सकता है, इनको वाई चाहिए भी नहीं। और फीमेल क्या देती है? एक्स, तो फीमेल ने एक्स दे दिया, यहाँ से फीमेल ने एक्स दे दिया, और इनको मेल क्या देगा? वाई एक्स देगा, सॉरी एक्स डॉट। तो यहाँ से इससे ये कौन है? ये है फादर, मेल, पर्टिकुलर मैन। इस मैन से इसके किसके पास पहुंची? डॉटर के पास। और डॉटर जब फर्दर आगे जाकर के क्रॉस करेगी किसी मेल से, नॉर्मल मेल से क्रॉस कर लिया इसने और अपना एक्स डॉट इस वाई को दे दिया, तब जाकर के बना एक्स डॉट वाई। हो सकता है एक्स ही दे तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर बना ये, तो कहाँ से बना? एक्स डॉट वाई से। तो कैसे इसका इनहेरिटेंस हो रहा है? उस पर्टिकुलर मैन से पहुंचा उसके ग्रैंडसन, नाती के पास, पोते के पास। क्लियर? और वाया फीमेल डॉटर, या बोल सकते हो फीमेल डॉटर नहीं, सॉरी कैरियर डॉटर, डॉटर हमेशा फीमेल होती है, वाया कैरियर डॉटर। ठीक है, तो इस तरह के क्रॉस या इनहेरिटेंस को बोलते हैं क्रिस क्रॉस। क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस। क्लियर? ठीक है, नेवर ट्रांसफर डायरेक्ट फ्रॉम फादर टू सन, फादर से सन तक नहीं जाएगी। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को याद रखेंगे या याद भी नहीं रखना, प्रैक्टिस करेंगे, सब समझ में आ रहा है, फील हो रहा है। फादर से सन में कभी जा ही नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि फादर जो होता है अपने सन को वाई देता है। जब फादर अपने सन को वाई देता है तो एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेंस जो हो रहा है वो सन के ऊपर वैलिड ही नहीं है, क्योंकि सन को तो फादर ने वाई दिया है। एक्स किसको दिया है? अपनी डॉटर को, और डॉटर को एक्स दे देगी, और मदर बिल्कुल फ्रेश है तो डॉटर कैरियर ही बन पाएगी। और डॉटर की आने वाली जनरेशन क्या है? वो
अफेक्टेड हो सकती है, सकती। ठीक, चलिए लास्ट पेडिग्री एक और है, नहीं अभी दो और हैं। पेडिग्री ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट अगर ट्रेट है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है तो कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होगा। ठीक है, सीधी बात है। एक डोमिनेंट क्या होते हैं एलील्स, जो सिंगल इंडिविजुअल फॉर्म में भी एक्सप्रेस होंगे, दैट इज हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी एक्सप्रेस होंगे, होमोजाइगस फॉर्म में भी एक्सप्रेस होंगे। और एक्स लिंक डोमिनेंट है मतलब कोई एक ऐसी ट्रेट है जो एक्स लिंक डोमिनेंट है, तो भैया एक्स क्रोमोसोम जो है वो मेल के पास भी होता है, फीमेल के पास भी होता है। ठीक है, और अगर हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, डजेंट मैटर, वो नेक्स्ट जनरेशन में होगा ही होगा, जनरेशन स्किप नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट वाले में क्या था, जनरेशन स्किप हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। सोचिए, मैंने बता दिया है कब होगी और कब नहीं होगी, बताया था पहले। ठीक है, सोचिएगा एक बार। चलिए, नो जनरेशन स्किप, यहाँ पे कभी जनरेशन नहीं स्किप होगी, हर जनरेशन में एक्सप्रेस होगा। लेकिन अगर हर जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक्स लिंक्ड ही हो, वो कुछ और भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो वो कैसे होगा, वो यहाँ पर एजम्पशन के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये जो जीन्स हैं उनको एब्रीविएट करके, उन एलील्स को एब्रीविएट करके चेक भी करेंगे। ठीक है, चलिए। अफेक्टेड मेल, अगर कोई मेल अफेक्टेड है, मतलब मेल का ठीक है एक्स क्रोमोसोम जो है वो अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड है मतलब एक्स डॉट वाई है, तो वो क्या करेगा, सारी डॉटर्स को देगा, क्योंकि डॉटर्स को मेल क्या देता है, एक्स क्रोमोसोम, और सन को क्या देता है, वाई क्रोमोसोम। तो सन कभी भी अफेक्टेड नहीं होगा और डॉटर्स हमेशा अफेक्टेड ही रहेंगी। अफेक्टेड फीमेल हो, अफेक्टेड फीमेल होने के दो चांस है, ऐसा भी अफेक्टेड फीमेल होगी और ऐसी भी हो सकती है। अगर ऐसी है तो इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस, और ऐसी है तो ऐसी है तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस। एक्स डॉट एक्स है तो हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस, और एक्स डॉट है तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस होगी तो ये सबको देगी, क्योंकि ये सबको देगी मतलब चाहे वो आगे आने वाला सन हो या डॉटर हो उसका, सबको देगी वो। क्योंकि एक्स क्या करती है, मदर क्या करती है, अपने एक्स क्रोमोसोम को सन को भी देती है, डॉटर को भी देती है, और दोनों एक्स उसके अफेक्टेड हो गए तो दोनों। लेकिन अगर एक ही है तो 50% चांस है अफेक्टेड होने के और 50% चांस है अनअफेक्टेड होने के। ठीक है, अनअफेक्टेड होने के, बोलो भैया कोई दिक्कत है। कब 50% चांस है अफेक्टेड होने के, अगर वो ये वाला एक्स डॉट दे दिया, ट्रांसफर हो गया जाइगोट फॉर्मेशन के समय, तो अफेक्टेड होगा, और अगर ये वाला ट्रांसफर होगा तो अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, चलिए लास्ट की ओर मूव करते हैं, और एक सुंदर सा नोट भी है यहाँ पर, बहुत सुंदर सा नोट है, विदाउट गांधी जी, गांधी जी के बिना नोट बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए, क्या बता रहा है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट फादर। ठीक है, एक्स लिंक्ड कोई डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, लैंग्वेज पे मत जाइए, ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। कोई एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है, तो वो अगर डोमिनेंट ट्रेट है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, तो वो हमेशा उसमें क्या होगा, फादर से सन में ये नहीं जाएगी और डॉटर में जाएगी। देखो दिक्कत क्या होती है, एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक डोमिनेंट और ऑटोसोमल डोमिनेंट में पहचानने में दिक्कत होती है, तो दिक्कत ना हो इसलिए उस दिक्कत को दूर करेंगे। ठीक है, तो सन में जाएगी और डॉटर में जाएगी, सन में कभी नहीं जा सकती है। एक्स लिंक्ड हो क्यों होगी, क्योंकि फादर सन को क्या करता है, वाई क्रोमोसोम देता है। ठीक है, एक्स देता नहीं है तो वाई देगा, तो सन में नहीं जा सकती। बार बार ये पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, जो जल्दी समझ जाते हैं उनको लग रहा होगा तो बार बार बता रहा है। ठीक है, जो नहीं समझ पा रहे हो वो बिल्कुल रट जाए उनके लिए। ठीक है, दूसरी बात क्या बता रहा है, दूसरी बात बता रहा है कि अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो उस केस में क्या होता है, ट्रेट फादर से सन में भी जा सकती है, क्योंकि ऑटो क्रोमोसोम से शुरुआत में ही बताया, और डॉटर में भी जा सकता है।
तो ये नोट याद रखिएगा, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने वाली कोई बात है नहीं, हर बात को सोचना है। सिंपल रीजनिंग है, साइंस जैसा इसमें कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। रीजनिंग है, बायोलॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। पेडिग्री ऑफ वाई लिंक्ड ट्रेट, वाई लिंक्ड ट्रेट की क्या है पेडिग्री? ओनली इन मेल, केवल और केवल मेल में। क्यों? क्योंकि मेल्स में ही तो वाई क्रोमोसोम होता है। फ्रॉम फादर टू ऑल मेल प्रोजनी, अगर वाई लिंक कोई क्रोमोसो ट्रेट है तो वो फादर से सारी मेल प्रोजनी में जाएगा, क्योंकि मेल प्रोजनी में वाई जाएगा ही जाएगा। और वाई अगर कोई पर्टिकुलर ट्रेट से लिंक्ड है तो वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और वो पहुंचेगा तो वो एक्सप्रेस होगा। क्लियर हो पा रही बात कि नहीं? तो इस तरह से यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस की जो थ्योरी वाला सेक्शन था वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। आप लोग फिर से क्या करेंगे, ये नोट्स जो है मैं वो टेलीग्राम पे अपने अपलोड कर दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा। प्रीवियस जितने भी नोट्स है वो भी सब टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है, ठीक है। समझ में आ गई है? वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ठीक है। वो बेल आइकन भी कुछ होता है उसको भी प्रेस कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पेडिग्री एनालिसिस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।